गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। बलोचिस्तान एपिक्स कमेटी का अहम इजलास जारी है, जिसमें स्मगलिंग की रोकथाम, गैर कानूनी तारकीन वतन की मौजूदगी और अमन अमान की सूरत हाल पर बात की जा रही है। इसके अलावा आइंदा इलेक्शन की उम्मीद लिए बैठे लोगों के लिए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने बताया है कि आइंदा इलेक्शन में तमाम सियासी जमातें हिस्सा लेंगी। लाहौर में पीटीआई ने जलसे की इजाजत भी मांगी है। सदाकत अब्बासी ने टीवी चैनल पर इंटरव्यू में 9 मई की मनसूबाबंदी की जिम्मेदारी बुशरा बीबी पर फिक्स की है और इलेक्शन से पहले तमाम सियासी जमातें कई बार नेशनल डायलॉग का मुतालबा भी कर चुकी हैं। आखिर ये नेशनल डायलॉग हो क्यों नहीं रहा? उधर शाहिद काकान अब्बासी भी सख्त नाराज नजर आते हैं। कहते हैं मेरा लीडर सिर्फ नवाज शरीफ है, पार्टी टिकट लेने से भी इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब मुल्क में माशी सूरत हाल अभी तक संभल नहीं पाई, अभी तक इमरजेंसी सिचुएशन है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की हद बराबर कर दी जाए। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इस पर बात करेंगे और IMF का डू मोर का मुतालबा भी डिस्कस होगा। कहा जा रहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स की निजकारी कर दी जाए और अब किसी को मुफ्त बिजली भी नहीं मिलेगी। यूनिट के हिसाब से अफसरान को पैसे देने की समरी तैयार की जा रही है। और आखिर में बात करेंगे लाहौर में 2 माह के लिए हर बुध को शहर बंद करने के फैसले की। मार्केट, स्कूल, कॉलेज सब बंद रहेगा। ऐसे में दिहाड़ीदार तबके का क्या होगा, इस बारे में भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले एहतशाम साहब के इजलास में बात कर लेते हैं। अमन अमान के तनाजुर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है। अफगानियों का इनखला शुरू हो चुका है। कुछ दहशतगर्दों के एतराफी बयान भी सामने आए हैं और अफगान हुकूमत को ये बयान दिखाए भी गए हैं। इस सारी सूरत हाल में आपको क्या लगता है, क्या हिकमत अमली बन सकती है? देखिए सलमा, जब से केयर टेकर्स आए हैं अपने तौर पे चीज़ें ठीक करने की डेफिनेटली वो कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें उनके हाथ में है, कुछ चीज़ें उनके हाथ में नहीं है। कई हवालों से उनके हाथ बंधे भी हुए हैं कि बड़े बड़े फैसले नहीं कर सकते। पोस्टिंग ट्रांसफ़र तो वैसे ही इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया, नहीं कर सकते। लेकिन इन हालात में बाज़ाहिर मुझे लगता है कि 2 ही डॉक्टर साहब अदारे हैं, एपेक्स कमेटी हो या फैसिलिटेशन काउंसिल हो, वो अपने काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो हमारा पटरी से हम नीचे उतरे हुए हैं, चाहे इक़्तिसादी है, सियासी है, माशी है, किसी तरीके से हुकूमत बेहतर कर सके। अब सवाल यही है कि जी एक अरसे से लोग सवाल कर रहे हैं कि जी केयर टेकर तो आ गए हैं, अब व्हाट नेक्स्ट? इलेक्शन की बात हो रही है, सारी चीज़ें घुमा फिरा के जोड़ दी जाती हैं। सलमा, इलेक्शन होगा कि नहीं होगा? बाय द वे खबरें ये भी आ गई हैं कि 28 तारीख की एक डेट भी आई है कि शायद वो दिन अनाउंस करने जा रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, उनके सारे लोग कह रहे हैं कि जी उन्होंने आना ही है, तो इससे लग रहा है कि क्लैरिटी की तरफ हम जाएंगे। अब असल सवाल ये है कि जो मुश्किल फैसले एपेक्स कमेटी को अनवर रज़ा करने पड़ रहे हैं, अभी देख लें कच्चे का वो आप देख लें, जिस तरीके से डाकुओं का मामला 20 साल पुराना मामला है, आप देख लें अभी तक हमें उस तरह कामयाबी नहीं हुई। उसकी वजह बुनियादी यही कि चाहे ये दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, डॉलर माफिया जितने माफिया उनकी करनी हो, अभी 40 साल से, बल्कि आप यूँ थकने 1960 में ये हमारा अफगान ट्रेड ट्रांजिट का मायदा हुआ था, उस वक्त से लेके अब तक हमारी इकॉनमी ब्लीड कर रही है। ज़ख़ीरा अंदाजी हो, देखें आटा इस मुल्क में पैदा होता है, यहाँ से गंदम पैदा होती है, आटा यहाँ पे महंगा है, हमें मिलता नहीं है और वहाँ पे सस्ता मिलता है। और ये जिस तरीके से सारा कुछ हो रहा है, मेरा ख्याल है दहशतगर्दी है, डॉलराइजेशन है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। अब जिस तरीके से इन पे हो रहा है काम, ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असल सवाल लोग यही कर रहे हैं कि जी अल्टीमेटली ये इंतज़ामी इख्तियारात हैं, इंतज़ामी फैसले हैं, इनको पॉलिसी फैसलों में आप कब तब्दील करेंगे? तो मुझे लगता है कि इलेक्शन जो करीब आ रहा है तो शायद केयर टेकर्स को भी और प्रोबेबली एस्टैब्लिशमेंट को भी बहुत फिक्र है और जाहिर सी बात है उनके कंधों पे बहुत बोझ है कि कैसे चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए। मेरा ख्याल है आप ये क्लैरिटी की तरफ जाएंगे। और माज़रत के साथ सलमा, देखें जो हमारा परसेप्शन बन गया है ना, जो इंडिया के साथ हमारा लड़ाई झगड़ा, वहाँ से जो नेगेटिव खबरें आती हैं, प्रोपेगेंडा होता है, फिर अमरीकी भी आप देखने घुमा फिरा के जब वो चाहते हैं हमारे खिलाफ कोई ना कोई बात कर देते हैं लेके। वर्ल्ड बैंक, IMF ज़ाहिर है उनके क्यों नहीं है, जिस तरह वो चाहते हैं हमसे काम ले रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया कि अब हम फैसला करने हैं। हमारी सियासी जमातें देखिए लिम्बो में हैं, आज तक उनकी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही। अब देखें 18 माह 16 माह हुकूमत की, अब लड़ना शुरू कर दिया है। अब वही मुझे बार बार याद आती है कि वो कहते हैं ना कि मफाद परस्तों की आखिरी लड़ाई उनकी बाहमी लड़ाई होती है, वो अब अपनी लड़ाई भी फंसे हुए हैं। तो मेरा ख्याल अब देखना ये कि कितनी तेज़ी के साथ फैसले होते हैं और साथ साथ ये पोलिटिकल पार्टी जो है ना, ये कब इदराक करेंगी कि अभी एनफ इज एनफ, हम बैठ के सोचते हैं स्पेसिफिक इश्यूज पे भी कुछ ही देर में फैसले सामने भी आ जाएंगे। उम्मीद तो करनी चाहिए डॉक्टर साहब, उम्मीद तो करनी चाहिए। यही प्लेयर है और तो कोई नहीं आएंगे। अब नॉर्वे से तो आप नहीं लेके लोगों को आएंगे ना, बंदे तो इन्हीं लोगों पे गुजारा कर रहे हैं। अगर आप स्वीडन से अपनी टी शर्ट ले आए तो नॉर्वे से चले बंदों को देखिए, हम ब्रांडिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, निगरान वज़ीर आज़म का एक स्टेटमेंट था, वो कहते हैं रोजाना 27,000 गाड़ियों में
ऑयल स्मगल होता है, पेट्रोल स्मगल होता है और $1 अरब का ये हमारा नुकसान है। यानी स्मगलिंग एक बड़ा फैक्टर है। रोक लेना वो नहीं रोक पा रहे, इसलिए तो हमें बता रहे हैं कि भाई आप लोग भी कंट्रीब्यूट करें, थोड़ा सा इसमें हिस्सा डालें, उन लोगों को आइडेंटिफाई करें। नहीं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जो कर रहे हैं। देखिए सलमा, SIFC का जिक्र किया भी एहतशाम साहब ने, आप एपेक्स कमेटी का जिक्र कर रही हैं। जून में मुझे याद आता है कि ये SIFC का इदारा जो है ये बनाया गया था। उस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने ऐलान किया जाते जाते कर दिया। जून की कोई तारीख थी जब उन्होंने ऐलान किया। तो मेरे नज़दीक चीज़ें 3 देखने वाली होती हैं। देखिए इदारे बनते रहते हैं, मीटिंग्स बेशुमार होती रहती हैं। ये भी कोयटा वाली मीटिंग जो थी शायद 14वीं मीटिंग थी, 14th एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी। देखना यह है कि नतीजा निकला या नहीं निकला। अब आप जब से ये SIFC बनी है पिछले 3 महीने का अगर आप माशी नताइज देख लें, एक नज़र दौड़ा लें, आप अंदाज़ा कीजिए कि 308 रुपए का $1 था इंटर बैंक के अंदर, आज 280 का है। इसका मतलब है कि 10% तकड़ा हुआ है रुपया। और इसका मतलब ये है कि हम जितनी भी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उनमें पेट्रोल है, डीजल है, दालें हैं, मशीनरी है, प्लास्टिक्स हैं, ये सब चीज़ों की कीमत जो है वो 10% नीचे आ जाएगी जितनी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, फिर आप सोचिए कि 1 महीने के अंदर स्टेट बैंक आज हमें बता रहा है कि $900 मिलियन 1 महीने के अंदर एक्सचेंज कंपनीज ने जमा करवाया, जो सरप्लस हो गया था, जो पहले गायब हो जाता था, हमें नहीं पता था। ये नतीजा है। ये सब चीजें SIFC के बनने के बाद हुई, एपेक्स कमेटी के जो मीटिंग्स होती हैं उनके बाद की मैं बात कर रहा हूँ, उनके नताइज क्या सामने आते हैं। फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक साइन हुआ है जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कहलाती है। उसमें UAE भी है, सऊदी अरेबिया भी है, बहरीन भी है, कतर भी है, कुवैत भी है। इन सब के साथ पाकिस्तान ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इसी दौरान हमने देखा कि सऊदी अरेबिया आया और उसने रेकोडेक के अंदर सरमायाकारी का एक बहुत इंटरेस्ट उसने शो किया है, जो अभी तक हम तैयार नहीं। हम उसको कह रहे हैं कि रेकोडेक के जो दूसरे ब्लॉक्स हैं वो GSP प्लस में भी इजाफा कर दिया। GSP 2027 तक उसमें तौसीह हो गई, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अभी रिसेंटली SIFC वालों ने 7 पावर प्रोजेक्ट्स की निशानदेही की है कि ये पावर प्रोजेक्ट्स हैं, $7 अरब उनकी मालियत है और वो निजकारी में जा सकते हैं। यानी कि हम $7 अरब जो है वो फॉरेन सरमायाकारी जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मामले वही 3 हैं कि ये इदारा बना है, इसके नताइज अभी तक तो बड़े जबरदस्त सामने आ रहे हैं, लेकिन ये जैसे एहतशाम साहब ने कहा, ये मामले अभी तक इंतजामी इकदामात तक रुके हुए हैं। अच्छा, आपने 3 चीजों की बात की कि 3 मामले अहम है और आपने अचीवमेंट्स का भी जिक्र किया, लेकिन अनवर साहब 3 मामले फिर भी वही के वही है। स्मगलिंग वही के वही, टोटली खत्म नहीं की, उस पर काम किया जा रहा है। अमनो अमान मसला है, कल भी योब में एक ब्लास्ट हुआ, उसमें 2 शहादतें भी हुई। इसके अलावा तारकीन वतन गैर कानूनी तौर पर जो पाकिस्तान में मौजूद है वो भी हैं। अब इन इकदामात को कैसे तेज करें? ये जो पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन है इसमें हम कहाँ लैग कर रहे हैं? देखिए सलमा, जिन 3 मसाइल की आपने निशानदेही की है, पहले तो आप इसके कि जो आपकी एपेक्स कमेटी के इजलास है और जो आपकी अस्करी और पॉलिटिकल क़यादत ने फैसले किए हैं, अब इस पे इसका रिजल्ट आ रहा है। आप देखिए ना कि पहले कभी किसी गवर्नमेंट ने तारकीन वतन को और स्पेशली जो गैर मुल्की, जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगानी थे, उनके खिलाफ कभी किसी ने फैसला किया था? हरगिज़ नहीं। देखिए, ये इंटरनेशनल प्रेशर भी है, आपको लोकली भी देखना है। अब ये सारी चीज़ें जो है इंटरकनेक्ट है। कैसे देखिए ज़रा, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से गैर जो कानूनी तौर पर मुकीम रह रहे हैं लोग, पनाहगज़ीन है जो अफगानी, उनको निकालना होगा। अब जब आप निकालने का फैसला किया तो उसके बाद आप देखिएगा लॉ एंड ऑर्डर की सूरत ख़राब होगी आहिस्ता आहिस्ता, जो आपको दिखाई दे रही है। क्योंकि रॉ और अफगानी वो चाहेंगे कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। अब तो अफगानियों की नफरत हमारे साथ और बढ़ेगी, क्योंकि हम उन गैर जो कानूनी अफगानी है जो पाकिस्तान में रह कर हमारी माशी सूरत को भी तबाह कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत भी इफेक्ट हो रही थी, और इसके अलावा जो संगीन जराइम है उनमें इन्वॉल्व भी थे। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की सूरत जो है वो बिगड़ती आपको दिखाई दे रही है। तीसरी बात आपने कही थी कि इन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होती हैं। मैं आपको बिल्कुल ये बात वसूख के साथ कह रहा हूँ कि अस्करी क़यादत ने यह फैसला कर लिया है कि गैर कानूनी तौर पर जो भी पाकिस्तान में मुकीम है, वो कोई भी फॉरनर है, अफगानी है या कोई और किसी और मुल्क का, उसको इससे निकाला जाएगा। फ्री फॉर ऑल हमारी सरहद नहीं होगी स्मगलिंग के लिए और इस तरह हमारे अंदर आके घुसकर और यहाँ पर धमाके करने के लिए। ये फैसला हो चुका है। इन फैसलों के आपको देखिएगा रद्दअमल भी होगा
اور اس کے نتائج بھی آپ کو نظر آئیں گے. لہٰذا یہ جو پارٹ اینڈ پارسل ہے چیزیں جو آپ کو چلتی دکھائی دے رہی ہیں کہ کبھی دھماکے بھی ہو رہے ہیں, باہر بھی نکالا جا رہا ہے, آہستہ آہستہ یہ چیزیں آپ کو جب امپلیمنٹ ہوگا ان ڈیسیژنز پر تو آپ کو نظر آئے گا مثبت اثرات بھی اور منفی بھی. ابھی ہم اس فیز سے گزر رہے ہیں, لہٰذا ہمارا بینگ اے جرنلسٹ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سوچ سمجھ کر اس کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ملک سے جب آپ کسی غیر قانونی کو نکالیں گے تو وہ رد عمل کے طور پر ری ایکشن تو شو کرے گا, اس ری ایکشن کو بھی روکنا ہے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بھی مینٹین کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ آپ نے جمہوری پروسیس کو بھی آگے لے کر چلنا ہے. تو اس کے لیے آہستہ آہستہ اقدامات ہو رہے ہیں. جہاں تک آپ نے کہی تھی اسمگلنگ رک نہیں رہی, دیکھیے اسمگلنگ کم ہوئی ہے, ڈالر کی قیمت نیچے آئی ہے, ورنہ آپ مجھے بتائیے 330 سے 280 پر اگر ڈالر آیا ہے تو ان اقدامات کی وجہ سے آیا ہے. تو لہٰذا اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ آپ کو آہستہ آہستہ دکھائی دیں گے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. ذوالفقار صاحب, آج کا بلوچستان اپیکس کمیٹی کا اجلاس, اس سے آپ کی توقعات کیا ہے تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ اس میں اسمگلنگ بھی ہے, اس کے علاوہ جو تارکین وطن ہیں ان کی موجودگی بھی ہے, سیاسی صورتحال بھی ہے, نگران حکومت کا تھوڑا کم وقت رہ گیا. ساری سچویشن میں آج کے اس اجلاس کا آؤٹ کم کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں سلما, ہم جو جرنلسٹ ہیں ہمیں بات کرتے ہوئے تھوڑا سا ججمنٹل ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزوں کو, جس پہ میرا خیال ہے کہ اچھے طریقے سے ہم اس کے لیے بہتر انپٹ دے سکتے ہیں. لیکن ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں کہ جنہوں نے کبھی وزیرستان دیکھا نہیں, وہ جا کے وہاں پہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وزیرستان کا آپریشن کس طرح ہونا چاہیے, حالانکہ جو لوگ آپریشن کر رہے ہیں انہوں نے ایک ایک انچ وہاں پہ ماپی ہوتی ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے سارے دوست اس میں ایک پازیٹیو انپٹ دے رہے ہیں, ہمیں اسی طرح ایک پازیٹیو انپٹ ہی دینی چاہیے. اور میڈیا کا یہی کام ہوتا ہے کہ ریاست کو جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں اس میں ریاست کے ساتھ کھڑا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایپیکس کمیٹیز جس طرح کام کر رہی ہیں, جس طرح موجودہ سسٹم کام کر رہا ہے, جس طرح SIFC کام کر رہی ہے, اس کے بہتر نتائج, جیسے انور صاحب کہہ رہے تھے, بہتر نتائج نکل رہے ہیں. لیکن گریجولی یہ بہتری آگے بڑھے گی, گریجولی چیزیں بہتر ہوں گی. 75 سال کا جو ایک طرح سے خرابیاں ہیں, جس کو میں انکروچمنٹ کہتا ہوں, ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم نے بری ہوئی ہے, وہ آہستہ آہستہ ختم ہوگی. اور یہ دور جو ہے جس کو ہمیشہ سے کہا جاتا تھا یہ اس میں ناپسندیدہ فیصلے ہوں گے, اس میں غیر سیاسی فیصلے ہوں گے, چونکہ یہاں پہ ان کا کوئی بیگیج نہیں ہے. یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے جا کے ووٹ بھی نہیں لینے, تو اس لیے وہ ایسے سخت فیصلے بھی کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے کبھی سوچا تھا یہ 40-50 لاکھ لوگ جو ہیں, جو پاکستان کی ساری معیشت کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ بنے ہوئے تھے اور ہماری اکنالجمنٹ بھی نہیں تھی, ان کو کوئی نکالے گا. تو اس دور کے اندر اسی ایپیکس کمیٹیز کا نتیجہ نکلا جس میں سارے ڈپارٹمنٹس کی ایجنسیز کی کوارڈینیشن ہے, جس میں سب کی انپٹ آ رہی ہے اور ایک کوارڈینیٹنگ ایفرٹس ہو رہی ہیں. تو اس کے نتائج الٹیمیٹلی سلمہ بہتر نکلیں گے. اور بطور قوم ہمیں امید بھی رکھنی چاہیے کہ وقتی طور پہ یہ چیزیں جو گورننس کے حوالے سے, گورننس کے ماڈل کو بہتر کیا جا رہا ہے, اس کا ایک امپیکٹ آئے گا. لیکن الٹیمیٹلی آگے جا کے جب آپ لانگ ٹرم پالیسیز میں جائیں گے, ایکسپورٹ اپنی بہتر کریں گے, باقی چیزیں بہتر کریں گے, تو اس کے نتیجے میں مزید سٹیبلٹی آئے گی. آہستہ آہستہ مزید ثمرات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. اگلی ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک جملہ میں اس میں ایڈ کر دوں کہ کسی نے شروعات تو کی, پہلے جیسے آپ نے کہا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان 40-50 لاکھ لوگوں کو نکالنے کا کام بھی کوئی کرے گا, لیکن ایٹ لیسٹ ہم نے اس کی بنیاد تو رکھی. ایک چیز میں ایڈ کر دوں, جو ابھی ذوالفقار بات کر رہے ہیں نا کہ وہ جہاں پہ لوگ جا کے باہر بات کر رہے ہوتے ہیں ساؤتھ وزیرستان, تو مجھے ڈاکٹر صاحب یاد آ گیا ان دنوں سہیل بڑا صاحب ہمارے سینئر صحافی, ہم کہیں امریکہ گئے ہوئے ہیں یا لنڈن گئے ہوئے ہیں, وہ لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں کسی جگہ پہ, تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا. انہوں نے کہا پاکستان نے آپ کو یہاں پہ بھیجا ہے ڈالر کمانے کے لیے اور ملک میں بھیجنے کے لیے. آپ روزانہ بیٹھ کے کہتے ہیں پاکستانی صحافت ایسی ہونی چاہیے, جمہوریت ایسی ہونی چاہیے, لا اینڈ آرڈر ایسا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا خدا کا واسطہ ایکسپرٹ نہ بنے, انڈینز کو دیکھیں وہ ایک لفظ نہیں کہتے, اپنا کام کر رہے ہوتے. میں نے کہا اس بات میں وزن ہے کہ اپنے کام سے کام رکھیں. اچھا احتشام صاحب, ابھی PTI کے بارے میں بڑی اسپیکولیشنز چل رہی تھی, انتخابات میں ہوگی نہیں ہوگی. نگران وزیر اعظم نے کل کہا کہ ساری جماعتیں ہوں گی, اگر چیئرمین PTI کو عدالت سے ریلیف ملتا ہے تو وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, جن پہ مقدمات نہیں ہیں وہ آف کورس الیکشن لڑیں گے. اس کے بعد PTI نے لاہور میں ایک درخواست بھی دی کہ وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں. اس ساری صورتحال میں PTI کو لیڈ کون کر رہا ہے؟
देखिए अब वो बातें आना शुरू हो गई हैं, अब पता नहीं किस हद तक सही है। कहा जा रहा है कि फॉर्मर फर्स्ट लेडी उनके दरमियान और उनकी जो इमरान खान साहब की बहन है अलीमा खान साहब, उनके दरमियान कोई इख्तलाफात हैं। कुछ खबरें ये भी अनवर रज़ा आई कि वो पार्टी की क़यादत अलीमा खान को दी जा रही है। एक दो लोगों में गुफ्तगू बड़ी अच्छी की है, समझदारी वाली वो गुफ्तगू आ रही की है अभी मीडिया पे। और कई हवालों से ये भी आया कि जी वो उनकी बेगम जो है कासिम के अब्बा की, वो ये चाह रही है कि चीज़ें उनके थ्रू जाएं, उन्होंने मैसेज भी दिए। लेकिन एक चीज़ समझने वाली है कि जो सारे क्राइसिस की जो बात हो रही है कि जी कौन सियासत में रहेगा कौन नहीं रहेगा। देखिए अब एक बात तो माननी चाहिए कि भाई हमारी अदालतें हैं उन पे फैसले छोड़ने चाहिए। अब ये साइफर वाला मामला कहा जा रहा है, बड़ा सीरियस नोयत कह रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा करेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सवाल ये है कि जी अगर वो अनवर रज़ा कि वो नहल हो जाते हैं तो ठीक है, उनकी पार्टी बैन बजात लगता नहीं तो हो चुके हैं, हुए एक दफ़ा हुए हैं जी हाँ, वो केस चल रहा है उनका। अब देखें वो हाई कोर्ट में अपील के लिए गया हुआ है वही तोशाखाना वाला। अब सवाल यही है कि जी ये उनको किसी बड़ी पार्टी को बाहर रखना ठीक होगा? अभी देखें और तो और यानी जो उनके बस मुखालिफ हैं फजल रहमान साहब, वो ये कहते हैं कि जी मेरा मुखालिफ जेल में हो तो मैं बाहर इलेक्शनियरिंग करूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन एहतशाम साहब ये सियासी सवाल है या कानूनी सवाल है? देखिए बुनियादी तौर पे कानूनी सवाल है, कानूनी सवाल है। हमारी जो अदालतें जो फैसले करें उनको मानना चाहिए। और अच्छी बात है कि कुछ हल्के पीटीआई के वो इस बात को मान रहे हैं कि जी जो अदालत फैसले करेगी हम करें। अब यह है कि जी ठीक है आप फर्ज करें वो नायल हो जाते हैं चेयरमैन पीटीआई, उसके बाद पार्टी कौन आगे लेके आती है। अभी दो बड़े कैंडिडेट हैं जबरदस्त, दोनों जेलें भुगत रहे हैं, शाहमद कुरैशी भी और हमारे परवेज लाई साहब भी। परवेज लाई साहब तो 15 दफा गिरफ्तार हुए हैं। अब लोग कहते हैं कि जी क्यादत किसके पास जाएगी किसी को नहीं पता, लेकिन असल में एक चीज तय है कि जब इलेक्शन होगा, अब कोई भी नहीं कह रहा, अब आप देख लें जो उनके मुखालफिन है वो भी ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई मैदान में आएगी तो जाहिर उनको भी सीटें मिलेंगी, तो अच्छी बात है। बाजार नहीं लगता कि एस्टैब्लिशमेंट किसी पार्टी को रोकना चाहती है। हाँ ये है कि लॉ ऑफ द लैंड जो है ना वो प्रिवेल करेगा। जिसने गलत काम किए हैं, एक तरफ कानून है एक तरफ सियासत है, दोनों के बीच में अपना रास्ता बनाना है जिसको भी बनाना है। अच्छा नवाज शरीफ साहब, डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, सबकी नजरें उन्होंने अपना खुसूसी तैयारा बुक करा लिया 150 नशस्तों वाला, और वो कहते हैं कि जी पूरी तैयारी हो चुकी है उनके आने की। ऐसे में दो चैलेंजेस उनके मुंतजर है। एक तरफ सुना है कि चौधरी निसार अली खान शायद अब उनका साथ देंगे, उनके हल्के से ये खबरें आ रही है कि वो इस दफा नवाज शरीफ के साथ खड़े होंगे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब बड़ा नाराज हैं वो अपनी पार्टी के लिए। वो कहते हैं ना मेरी लीडर मरियम नवाज है ना शहबाज शरीफ, मेरा लीडर सिर्फ नवाज शरीफ है। शाहिद खाकान अब्बासी। क्या अब्बासी साहब के इस स्टेटमेंट के बाद नवाज शरीफ उनको ऑन करेंगे कि उनकी बेटी और भाई को नहीं मान रहे? देखिए नवाज शरीफ का फ्यूचर क्या होने वाला है? एहतशाम साहब तो उनको चौथी दफा वजीर आजम बनाना चाह रहा है। आपको नहीं लगता? बड़ी ख्वाहिश है आपकी ख्वाहिश है। देखिए 3 हकायक आपके सामने रखता हूँ और फिर जस्टिस अतर मनीला साहब ने कल जो अदालत में कहा वो आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए पहली हकीकत यह है कि पैनामा केस में उनकी ताहयात नाअहली हो चुकी है। फिर उन्होंने उस ताहयात नाअहली के खिलाफ एक नजरसानी की अपील दायर की थी, वो नजरसानी की अपील भी रिजेक्ट हो गई थी। ये 3 हकायक हैं। अब कल जो मैं बातें सुन रहा था, अब जस्टिस अतर मनीला साहब ऐसे जज हैं, वेरी फ्यू जजेस जिनको कानून और आइन की उनकी जो गिरफ्त है वो बड़ी स्ट्रांग है, और एक वो नॉन पार्टिजान है, किसी सियासी जमात का कभी साथ नहीं देते, ख्याल नहीं रखते हैं कि वो आइन और कानून के मुताबिक। उन्होंने एहतशाम साहब कल कहा है कि जो नाअहली हुई है उसकी अपील तो हो सकती है, लेकिन अगर उसकी अपील एक दफा आप कर चुके हैं नजरसानी की और वो रिजेक्ट हो चुकी है तो फिर आपकी जो नाअहली है वो ताहयात रहेगी। अब उनके पास कोई अपील का हक नहीं रहा। ये जस्टिस मनीला साहब ने कहा है अदालत के अंदर। तो अब अगर अक्टूबर की 21 को आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज तो एक ये कह रहे हैं कि वो डॉक्टर साहब मास्क के साथ ये प्रोसीजर वाला बिल जो है ये अगर रिवर्स हो जाता है तो उसी अभी तो इसके फैसले पे डिपेंड इसका भी कहा उन्होंने, फिर मामला खराब हो इसका भी उन्होंने कहा कि ये रिवर्स भी हो जाता है तो इसमें आप नाअहली जो हुई है 5 साल की कहते हैं ना, वो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया ना, ताहयात हो गई। ये जो आपको बिल आ रहा है बिल में देखिए उसकी नजरसानी अपील भी अगर जस्टिस साहब ने ये कहा है कि अगर तो सिर्फ नाअहली हुई होती और उसकी नजरसानी की अपील ना दायर की जाती तो फिर वो दोबारा अपील नहीं हो सकती, यानी कि दोबारा अपील नहीं हो सकती। ठीक है, यानी उनके फ्यूचर के बारे में अभी भी इफ्स एंड बट्स मौजूद हैं। नेशनल डायलॉग की बात अनवर रजा साहब हो रही है, अली मोहम्मद खान भी कहते थे, इसाक डार साहब भी कहते थे, बहुत सारे लीडर्स माजी में भी कह चुके हैं। कल निगरान वज़ीर आज़म ने भी कहा, जिनका भी अपेरेंटली सियासी जमातों से ताल्लुक नहीं है, वो इस वक्त एक न्यूट्रल कैपेसिटी में वो वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। ये नेशनल डायलॉग की जरूरत है कि इसको, क्या हमें जरूरत है? ये टीवी पे आके क्यों कहते हैं, एक दूसरे से आपस में क्यों नहीं बात करते? डायलॉग की इसलिए बात की जा रही है
کہ اگر آپ نے ملک کو کسی سمت لے کر جانا ہے تو پھر تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے. دیکھیے نیشنل ڈائیلاگ کے ذریعے ہی آپ جو حالات ہیں ان کو بہتر کر سکتے ہیں. یہ وقت کی ضرورت ہے. ہاں یہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے ہر کسی سیاسی جماعت کو جب وہ خود کسی مصیبت میں ہوتے ہیں. آپ کو ماضی اگر یاد ہو قریب میں تو عمران خان کو کہا کرتے تھے لوگ چیئرمین پی ٹی آئی کو کہ آپ نیشنل ڈائیلاگ کیجئے بات کیجئے تو وہ انکاری ہوا کرتے تھے. اب ٹھیک ہے نیوٹرل ہے نگران سیٹ اپ اگر یہ بات کر رہا ہے واجپئی سے جی کر لوں گا ان سے بات نہیں کروں گا دہشت گردوں سے کر لوں گا آپ سے نہیں کروں گا. یہ شیام صاحب یہی وہ رویے ہیں کہ نہ تو جمہوری عمل کو آگے بڑھنے دیتے ہیں اور نہ اس کی ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ پہ. دیکھیے آپ کو نیشنل ڈائیلاگ اس لیے کرنا ہے اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے اور سیاسی اور جمہوری عمل کو آگے لے کر چلنے کے لیے. اگر آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور سٹیک ہولڈرز نہیں بیٹھیں گے تو پھر حالات بھی خراب ہوں گے اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ حالات کسی بھی طرف جا سکتے ہیں. دیکھیے جائیں یا نہ جائیں لیکن کیا یہ سیاسی جماعتوں کا فرض نہیں بنتا کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے اس ملک کی بیٹرمنٹ کے لیے وہ اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھیں اور اپنے نظریات اور اپنے منشور کو ایک اپنی سیاسی جماعت کی طرف رکھیں. اگر انہیں موقع ملتا ہے گورنمنٹ میں تو اس کو امپلیمنٹ کریں لیکن اس سے پہلے یہ ضرور ہونا چاہیے. دیکھیے میں اس لیے یہ بات پر زور دے رہا ہوں کہ اب جب انتخابات ہوں گے آپ دیکھ لیجئے گا انتخابات کے نتیجے میں آنے والی حکومت کو جو ہاریں گے وہ تسلیم ہی نہیں کریں گے. وہ تو پہلے کہہ رہے ہیں آپ نے وہی کرنا تو اس عمل کو اس روش کو ختم ہونا چاہیے نا. دیکھیے 5 سال اگر کسی بھی سیاسی جماعت کو مینڈیٹ مل گیا ہے تو اس کو کام کرنے دیجیے. ماضی میں آپ نے دیکھا کسی کو کام نہیں کرنے دیں گے وہ بالکل جو زمین بوس ہو رہے تھے ان کی وہ پھر ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ پھر آسمان کو چھونے لگی. اس لیے آپ کارکردگی کی بنیاد پر لوگوں کو ووٹ آؤٹ کیجیے نہ کہ کسی سازش یا کسی اور طریقے سے. اس طرح سسٹم تو کو نقصان پہنچتا ہے اور آپ کا ملک جو ہے وہ سمجھے کہ 10-15 برس پھر پیچھے چلا چلتا ہے. اس لیے نیشنل ڈائیلاگ کیجیے اس ملک کے لیے آنے والی نسل کے لیے. نیشنل ڈائیلاگ چھوٹا سا سوال ہے جی نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے. میں نہیں سمجھ پاتا کہ 520 ارب کا بجلی کے شعبے میں نقصان ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو نیشنل ڈائیلاگ چاہیے. 90 ارب کا نقصان نے کر دیا. معیشت کی فکر تھوڑی آپ نے اگر معیشت کو سیدھی سمت پہ لے کے جانا ہے ہمیں پتا ہے کیا کمزوریاں اس کے لیے نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت نہیں ہے. حکومت بیٹھے ان کے حل نکال. اچھا ایک اور بات دیکھیں نیشنل ڈائیلاگ کی اگر 520 ارب کی چوری روکنی ہے تو اس میں تو بڑے جو قادر شخصیات ہیں اس میں شامل ہے پارٹیز کے امپورٹنٹ لوگ موجود ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں چوریاں کرواتے ہیں. ڈاکٹر صاحب معاذ کے ساتھ یہ جو مکالمہ قومی مکالمہ اس کی ضرورت کیوں ہے. دیکھیں یہ تینوں بڑی پارٹیاں ایکسپوز ہو گئی سر نہ کریں انہوں نے بیٹھنا. لیکن یہ نیشنل ڈائیلاگ تو ان کا اپنا سٹیک ہے نا ان کو ملک کی تھوڑی فکر پڑی. سوال یہ کہ ان تینوں نے اپنے پیریڈ میں جو کچھ کیا ہے اب ظاہر سی بات ہے جب بات ہوتی ہے تو اکٹھے نہیں ہوتے اس لیے کہ کسی نے فائدہ پی ٹی آئی نے اٹھایا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے سیف پیسج دے ایک دوسرے کو. شعبے میں چوری جاری رہے گی میں چوری جاری رہے گی. یہ اکٹھے ہوں یا نہ ہوں دونوں صورتوں میرا خیال ہے یہ جاری رہے گا کیونکہ بات چیت بھی تو ایک دوسرے کو سیف پیسج دینے کے لیے کریں گے. ذوالفقار صاحب طیارہ جو میاں صاحب کا آ رہا ہے اس کا نام ہے امید پاکستان. ادھر سے امید لگی ہے لیکن ادھر سنا ہے کہ لاہور میں سرگرمیاں معطل ہو گئی ہیں نون لیگ کی ساری. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سرگرمیاں کیوں معطل ہوئی ہیں؟ تیاریاں جاری ہیں کوئی اور وجہ ہے؟ بس آپ میرا خیال ہے سمجھ جائیں جلسے تو ابھی منسوخ کر دیے گئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ عدالت کا جو ایشو ڈسکس کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ ایشو یہ ہے کہ ان کو میسج دیا گیا ہے. ایک تو بڑی سیریس تھریٹس ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے بڑی خوفناک سازشیں ہیں کچھ بتائی گئی ہیں کہ اور ود ڈاکومنٹس پروف دیے گئے ہیں کہ بہت بڑا تھریٹ ہے. دوسرا سب سے بڑا تھریٹ ہے کہ ان کو سمجھایا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ دیکھیں 19 سے 20 ہو سکتی ہے 20 سے 50 نہیں ہو سکتی. پاپولیرٹی مینج نہیں ہو رہی. جلسوں کا انجام آپ نے دیکھ لیا. ان حالات کے اندر آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کیا سچویشن ہے. تیسرا امپورٹنٹ چیلنج جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے یہ مت سمجھیں کہ نواز شریف صاحب کوئی آپ کا یا میرا یا انور رضا صاحب کی ریکویسٹ پہ آ رہے ہیں. وہ کہیں اور سے ٹاپ لیول پہ فیلڈنگ لگا کے آ رہے ہیں اور وہاں سے ان کو کلیئرنس مل چکی تھی اور اس کے بعد وہ آ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ایجنڈا ہے ان کے پاس اس کو ملک کے اندر پاکستان کے اندر کچھ چیزوں کی ایکسیپٹنس نہیں بن رہی. 4-5 پوائنٹس ہیں جو میاں صاحب جن کو مثال کے طور پہ انڈیا کے ساتھ دوستی کا ایجنڈا نمبر 1 ہے
امریکہ نے ریجن کے اندر جو انڈیا کا ایک رول متعین کیا ہے، نواز شریف صاحب اس کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ چیزوں کا ذکر انہوں نے خود فرما دیا، اس کی ایکسیپٹنس یہاں پہ نہیں بن رہی ہے. 3-4 چیزیں ہیں، عدالتی فیصلے چیزیں وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ براڈر اسپیکٹ پہ اگر پاکستان کے بارڈر سے باہر ہے، اب دیکھیں کیا ریجنل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، نواز شریف صاحب ڈسکس کیوں ہوئے، ضرورت کیوں پڑی، وہ آ کیوں رہے ہیں، اور ان کا اس ریجن کے اندر کیا چوتھی دفعہ صرف تختی کے اوپر نام لکھوانے آ رہے ہیں یا کوئی اور رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر سمجھ آئے گی کہ وہ آ کیوں رہے ہیں اور رک کیوں رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن ذوالفقار صاحب ایک بات تو طے ہے کہ جب ہمارے ملک میں کچھ ہونا ہوتا ہے تو اس کی قانونی گنجائش ہو یا نہ ہو، گنجائش نکال لی جاتی ہے. آپ کا پوائنٹ آگے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف مجھے بڑھنا ہے. احتشام صاحب لانا چاہ رہے ہیں. نہیں، وہ ساتھ ذوالفقار صاحب نے انور صاحب کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ بھئی انور صاحب کے کہہ رہے ہیں، بتائیے کوئی کیوں لگا کہ انور صاحب انوائٹ کر رہے ہیں. اب جو اگر ایجنڈا ان کا یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں، اسپیس دینی ہے امریکہ کو بھی، تو میرا نہیں خیال کہ لانے والے یہ سب کچھ برداشت کریں گے. بالکل ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ ہمارے معاشی چیلنجز کچھ بڑھتے جا رہے ہیں بجائے کم ہونے کے، اور اس میں تنخواہ دار طبقے اور غیر تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس برابر کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ ہوگا کیسے، اس پہ آپ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ملک میں معاشی ایمرجنسی کی باتیں ہو رہی ہیں. پہلے بھی ہم یہی سنتے تھے، بیچ میں اسٹیبلٹی کی خبریں آنا شروع ہوئی، لیکن دوبارہ معاشی ایمرجنسی کے لیے ڈفرینٹ ذرائع سے ڈفرینٹ پلان آنا شروع ہو گئے ہیں. IMF کچھ کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک کچھ کہہ رہا ہے، ہماری وزارت خزانہ کچھ اور کہہ رہی ہے. ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے مین جو ایشو ہے، پاکستان کے قرضے ریکارڈ سطح تک بلند ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کتنا قرضہ بڑھ چکے ہیں اور ابھی ہماری اکانومی سروائیو کیسے کرے گی؟ جی سلمہ، اصل مسئلہ قومی قرضہ ہی ہے. 100 بیماریوں کی، 100 معاشی بیماریوں کی کہتے ہیں قومی قرضہ جو ہے وہ جڑ. 62 ٹریلین روپیز کا ہو گیا جی، 64 ٹریلین روپیز پہ پہنچ گئے ٹوٹل ہمارا ٹوٹل قرض. اب آپ اندازہ کیجئے کہ 1971 50-52 سال کی بات ہے، ہر پاکستانی بچے، بوڑھے، مرد اور عورت کے اوپر 500 روپے کا قرضہ تھا، 500 روپیز. اس کے بعد پیپلز پارٹی والے آ گئے. یہ اصل مسئلہ انور صاحب معاملہ شروع ہوا 2008 کے بعد، تباہی ہوئی ہے قومی قرضہ جات کے حوالے سے. 2008 میں جب پیپلز پارٹی آئی ہے تو ہر پاکستانی بچے، بوڑھے، مرد عورت پہ 34,000 روپے کا قرضہ تھا. 5 سال کے اندر انہوں نے یہ 34 سے لے گئے 88,000 روپے. پھر نواز لیگ آ گئی 2013 میں، 88,000 فی قسط سے شروع ہوئے تھے اور 1,44,000 پہ وہ لے گئے. پھر کمال کیا ہے PTI نے، وہ 1,44,000 سے شروع ہوئے تھے اور تقریباً 4 سالوں میں 2,25,000 روپے فی قسط. 25,000. اور آج پھر یہ جو PDM کا وقت گزرا ہے، یہ لگ بھگ 30 ارب روپیہ روزانہ کی بنیاد پہ اضافی قرضہ لے رہے تھے. آج پاکستانی، ہر بچہ پاکستانی، مرد اور عورت، کوئی 2,70,000 روپے کے قرضے پہ بیٹھے. اور اس کی واپسی کیسی ہوگی، اس کی ادائیگی کس طرح کریں گے؟ دیکھیے، کام ہمارا اپنا. اگر سب اپنے اپنے حصے کے پیسے دے دیں، جان چھٹ جائے گی. 2,70,000. دیکھیے 2,70,000 کا مطلب یہ ہے کہ لگ بھگ 20-21 لاکھ روپیہ فی خاندان. یہاں پہ تو اتنی ہماری سالانہ کمائی نہیں. اچھا، یہ کیا ہم نے سب کچھ خود ہے، اور اس کا سلوشن، اس کا حل بھی ہمارے پاس ہی ہے. اب دیکھیے 34 وزارتیں میں ہمیشہ کہتا ہوں وفاق میں بنائے بیٹھے، 750 ارب روپیہ اس سال بجٹ میں ہم نے ایلوکیٹ کیا ان کو چلانے کے لیے. ضرورت ہے 4 یا 5 سے، باقی تو سب صوبوں میں ہیں. کوئی 4 درجن ڈویژنز ہیں، کوئی 400 کے قریب ڈپارٹمنٹ ہیں. ایک وہ کاروں والی ایگزامپل میں نہیں بھولتا ہوں، 90,000 کا پول ہے پاکستان کی وفاقی حکومت کے پاس، 90,000. اور جو برطانیہ کی وفاقی حکومت ہے 90 گاڑیاں، ان کے پاس 86 گاڑیاں ٹوٹل. اب اب سوچئے 220 ارب روپیہ ہم پیٹرول میں اور ان کو ٹھیک کرنے میں ان کی مزدور میکینکس کو دے دیتے ہیں. وہ 86 میں کیسے چلا لیتے ہیں، اور ہم 86,000 میں بھی خوش نہیں، ہم 90,000. یہ جو آئے دن سلوشن ہمارے پاس، یہ جو آئے دن کفایت شعاری کے پلان بنتے ہیں، پچھلی حکومتیں بھی بناتی تھی، ابھی نگران حکومتیں بھی بنایا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ امپلیمنٹیبل ہے یا یہ امپلیمنٹ ہو پائے گا؟ دیکھیے 3,000 ارب روپے کی جب تک کٹوتی نہیں کی جاتی، اخراجات میں کمی نہیں کی جاتی، اس وقت تک معاملہ صحیح نہیں. 3,000 ارب روپے 3,000 ارب روپیہ کاٹنا ہے انہوں نے اپنے اخراجات، اور کٹ سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو پولیٹیکل نیت چاہیے. سب سے پہلے نیت کی ضرورت ہے. انور رضا صاحب، ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کیونکہ معاشی مسائل بہت زیادہ ہو گئے، تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس برابر کر دیا جائے. کس حساب سے؟ اچھا، ویسے میں نے یہ بات نا ڈاکٹر صاحب سے آف دی ریکارڈ پوچھی، ڈاکٹر مجھے بھی سمجھ نہیں
मुझे बताएं, जब डॉक्टर साहब को समझ नहीं आई, कितनी अजीब बात है। वैसे तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार वही ना, गैर तनख्वाहदार मुझे तबके ये की तो देखिए, इनकम- गैर तनख्वाहदार तबके से, अब ऑन अ सीरियस नोट देखिए, एक जो बिजनेसमैन है जो बिलियन ऑफ डॉलर्स कमाता है सालाना, उसकी और तनख्वाहदार का टैक्स वैसे एक जैसा कैसे हो सकता है? समझ से बाहर ये है। मेरी समझ से भी बाला तार है। कैसे हो सकता है? देखिए ना, हम तनख्वाहदार लोग हैं, हम तो लाखों में सैलरी अगर लेते हैं सालाना, आप देख लीजिए क्या होगा। लेकिन अगर इसके आपकी तो मुकाबले withhold हो जाता है जी उसमें, जी, टैक्स उसमें भी रुक जाता है। कर देता है। लेकिन इसके मुकाबले में जो बिजनेसमैन है, जो करोड़ों रुपए कमाता है, आप एक ही एग्जांपल देख लीजिए, इनको लैंड वालों को जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रियल ये एस्टेट। हाँ जी, रियल एस्टेट वाले करोड़ों रुपए कमाते हैं सालाना, ये करोड़ों रुपए। मुझे ये बताइए, फिर ये जब टैक्स इनका और मेरा टैक्स कैसे बराबर हो सकता है? ऐसे इन पे तो टैक्स ज्यादा आयद करना चाहिए, जो आप बिजनेसमैन हैं उन पे। ये स्लैब्स कैसे एक हो सकते हैं? एक तो इसकी वजाहत होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ ये काबिले से, अमल और दूसरा आपने बड़ी अजीब बात की कि ये हम अदा कर दें। हमारे पास तो ना खाने के पैसे हैं, ना मैंने तो पीने के मजाक पैसे में नहीं। कहा था, आपने मेरे अजीब साहब, आप मजाक किया। serious हो गए, ऐसे हो गए। लेकिन ऐसा मजाक ना कीजिए, गवर्नमेंट संजीदा ले लेगी। आपके इस प्रपोजल को अगर संजीदा ले लिया तो गरीब आदमी तो पहले ही मरा हुआ है, वो कैसे अपने खानदान के अंदर तो 2.5 लाख रुपए, 2,70,000 कैसे पे करेगा? खैर, लेकिन बात यह है कि देखिए, इस मुल्क को अगर आपने तरक्की की राह पर गामजन करना है तो मुझे और आपको भी अपना अपना किरदार अदा करने की No जरूरत है। doubt। देखिए, हम तो टैक्स पे करते हैं, हमारी सैलरी से पहले टैक्स डिडक्ट होता है, उसके बाद सैलरी पहले, अकाउंट में आती है। सबसे ठीक हो पहले। गया? चलिए ये इतने जो सैलरी परसेंट लोग हैं, ये उनके साथ ऐसे होता है। जो बिजनेसमैन है, उनको आपने कौमी दायरे में लाना है। मुझे कल एक बड़ा खूबसूरत एक बात कर रहे थे कि आपको, देखिए डॉक्टर साहब, आप इस पे जरा, श्याम साहब, या आप इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा कि पाकिस्तान, उन्होंने कहा किसी भी डेवलप कंट्री में ऐसा नहीं है कि नॉन फाइलर है। भाई, नॉन फाइलर का क्या मतलब हुआ? फाइलर है भाई, अगर सलमा फाइलर नहीं है तो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती, अनवर रज़ा फाइलर नहीं है तो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। आप फाइलर कीजिए ना, उसको डिस्करेज कीजिए नॉन फाइलर को। ये क्या हुआ कि नॉन फाइलर 5 लाख रुपए दे दे और जो मर्जी प्रॉपर्टी खरीद ले, और टैक्स फाइलर जो उसके लिए 2.5 लाख है। बेहतर ये है कि आप अपनी पॉलिसीज को रिविजिट कीजिए ताकि आपके इंतजामी मामला बेहतर हों, और जिस तरह कहा कि आपने जो अखराजात हैं उनको कम कीजिए ताकि आप चीज़ों को बेहतर कर सके। ये नहीं हो सकता कि आप तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार की का टैक्स एक कर दीजिए। देखिए, नॉन फाइलर को डिस्करेज करने की जरूरत है। पाकिस्तान में हर वो जो 18 साल की उम्र से ज़्यादा है, बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, वो टैक्स फाइलर होना चाहिए, तभी आपके हालात बेहतर हो सकते हैं। टैक्स फाइलर तभी इंक्रीज हो सकती है। और इसको encourage करने से पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स दे रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बिजली में टैक्स, आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, आप टैक्स बहुत सारे पाकिस्तानी इस बात पे नाराज भी होते हैं कि जब हम ऑलरेडी हर चीज करना पे चाहिए टैक्स दे नॉन रहे हैं फाइलर तो को करना चाहिए, लेकिन अनवर साहब, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो इतनी बंदे की कमर वो तो तोड़ती फिर भी जाती है। आपने पे करने हैं। नहीं, वो तो फिर भी इसमें आपने पे फिर करने हैं। कुछ ना कुछ बैलेंस होना वहाँ पे चाहिए। जो डबल लेते हैं उस पे भी उस पे भी टैक्स पे है। करना है आपने। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कुछ ना कुछ बैलेंस होना चाहिए। लेकिन एहतशाम साहब, एक और खबर जो जिसपे मुझे दुख भी हुआ, आज हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ कैमरा भी, कि यूटिलिटी स्टोर्स की निजकारी अब की जाएगी, क्योंकि अब कौमी खजाने में इतने पैसे नहीं है कि यूटिलिटी स्टोर्स को मैनेज किया जाए। एक आम आदमी के लिए उम्मीद की किरण है यूटिलिटी स्टोर। इतनी लंबी लंबी धूप में जून जुलाई में लाइनें लगी होती हैं लोगों की, जो सिर्फ सस्ता आटा, दालें, घी, चीनी खरीदने के लिए आते हैं यूटिलिटी स्टोर्स। देखिए सलमा, इन प्रिंसिपल तो होना तो यही चाहिए कि जो आपने सहूलतें दी हुई हैं पहले से, सब्सिडी दी हुई है जो कि आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म की जा रही है। देखिए, असूली तौर पे देखा जाए तो जो स्टेट कॉरपोरेशन के हम देख रहे हैं, जो ब्लीड कर रहे हैं, जो नुकसानात दे रहे हैं बिलियंस ऑफ बिलियंस का, अभी भी कहा जा रहा है 800 से 1000 रुपए के जो नुकसानात पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो देखें, यूटिलिटी स्टोर का फायदा भी अब कुछ नहीं है। अब लोग जाते भी हैं, एक तो चीज़ कहते हैं सस्ता, बहुत जिसको ख़राब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, गैर मेयारी हैं, और दूसरा उनके इतना बड़ा फ़र्क भी नहीं रह गया। अभी दही चौकों पे आप लोग ने शुरू किया हुआ था, वो भी ख़त्म हो गया, जो सहूलत दी हुई थी, प्रेस क्लब ने दिया होता था। देखें, बात यही है डॉक्टर साहब के दो डुएबल्स हैं, वो इस वक्त हमारी इकानमी को जो बचा सकते हैं। एक आपने जिक्र कर दिया, अनवर ने भी कहा कि अखराजात कम करने की जरूरत, वो हो सकते हैं 3 से 4 ट्रिलियन रुपया हम कर सकते हैं कम। दूसरा डॉक्टर साहब, आप बेशक इस पे आपसे मेरी लड़ाई होती रहेगी, जो आप कहते हैं टैक्स देते हैं। देखें ना, आज वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है, उससे पहले पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों ने, इकोनॉमिस्ट लाइक महबूब हक मरूफ, उन्होंने भी कहा है कि देखिए, ज़राअत पे इनकम टैक्स नहीं है। डॉक्टर महबूब कहा करते थे, मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई, शायद पहले भी जिक्र हुआ, वो कहते हैं हमारी लैंडेड जेंट्री, ये आज से 35 साल पुरानी बात, वो कहते हैं 600 अरब रुपया अनवर रजा कमाती है और 10 अरब रुपया भी जो है ना वो टैक्स में नहीं देती। देखिए, अरब इकट्ठा हुआ इस साल हुआ है सिर्फ। उसकी वजह यह है कि देखें ना, ये 12.5 एकड़ का जो फसाड है, इसको आप खत्म करें। 12.5 एकड़ की जमीन पे टैक्स नहीं है, लेकिन जो लाखों जिनकी एकड़ जमीन है, उन्होंने आरियों के दरमियान तकसीम की हुई है, उनसे कागज लेके अपने पास रखे हुए हैं, जब बेचनी होती है बेच देते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते।
देखें जो अब ये Emergency tax कह reforms रहे हैं की कि जरूरत है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है, और मेरा ख्याल है वर्ल्ड बैंक कह रहा है, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि पोटेंशियल है कि 4 ट्रिलियन रुपया वो कहते हैं आप बचा सकते हैं। 2 ट्रिलियन रुपया डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि जी आप ज़राअत पे इनकम टैक्स, 1 ट्रिलियन रुपया वो कहते हैं आप ला सकते हैं ये आपके रियल एस्टेट पे, और एक वो कह रहे हैं कि 50 से 1 ट्रिलियन रुपए आपको आसानी के साथ बिल्कुल रिटेलर ठीक। से मिल सकता है। पाकिस्तान के भी देखें ना, अब मुझे बताएं 40,000 रजिस्टर्ड रिटेलर ना पूरे पाकिस्तान में जो छोटे दुकानदार हैं, हाँ। कितना बड़ा जुल्म है। और फिर देखें ना, मतलब आज भी आप देखने, बरसों से हम देख रहे हैं, आज आके मैं देख रहा हूँ 44 साल में के देख रहा हूँ कि 30 लाख के करीब हमारे पोटेंशियल टैक्स पेयर की तादाद हमें भी- है, हमें और वॉइस उसमें भी दी। आधे लोग जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो निल करते हैं कि जी हमें। देखें डॉक्टर साहब, इस तरह माशरे नहीं चलते, सब लोगों को टैक्स देना चाहिए, देना पड़ेगा। हाँ, वो बात जो आप कर रहे हैं, दुनिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है। अभी देखिए 3 टैक्स की बात करते हैं, सूबे में 35 टैक्स है। आप सीधा सीधा आप रखें जी, इनकम टैक्स रखें, ज़राअत का टैक्स रखें, उसके बाद आप वेल्थ टैक्स रखें, ठीक। सेल टैक्स रखें, हमें maximum। इमरजेंसी खत्म करें। बेसिस पे टैक्स रिफॉर्म्स की जरूरत है जुल्फिकार साहब। लेकिन एक चीज पे पिछले दिनों बड़ा एतराज उठ रहा था कि वापडा में काम करने वाले या बिजली के महकमों में काम करने वाले जो अफसरान हैं उनको बड़े फ्री यूनिट्स दिए जाते हैं। अब डिसाइड ये हुआ कि यूनिट्स तो फ्री नहीं मिलेंगे, लेकिन पैसे दे दिए जाएंगे पर यूनिट के हिसाब से, वो भी तो कौमी खजाने में जाएंगे। फर्क क्या पड़ेगा, एक बात। और दूसरी बात ये कि दुनिया में हर IMF हमें कुछ एडवाइस कर रहा है, वर्ल्ड बैंक हमें कुछ एडवाइस कर रहा है, सारी दुनिया को पता है कि हमें क्या करना है। हमारे वुज़रा, हमारे बड़े बड़े मईशतदान सब कहाँ हैं, इनको नहीं पता क्या करना है। देखिए, सबको पता है मसला सिर्फ विल का है। अगर आप विल दिखाना शुरू कर देंगे और थोड़ा सेक्रीफाइस करेंगे, और सेक्रीफाइस कहाँ से होता है, ये जो एलीट क्लब है, जो इशराफिया है, वो अपने से इसका आगाज करे। अभी शाम भाई बात कर रहे थे टैक्सेशन की। भाई टैक्स तो यहाँ पे बच्चा बच्चा दे रहा है, जो बेचारा पैदा होता है वो मरने तक बेचारा टैक्स ही देता रहता है। लेकिन सवाल ये है कि रियासत उसके बदले में उस शहरी को क्या देती है। आप मिसालें देते हैं अमेरिका की, मिसालें देते हैं आप बरतानिया की, वहां पे शहरी के साथ किस तरह रियासत बर्ताव करती है और आपकी रियासत क्या कर रही है। आप तो यहाँ पे कफन तक उनको नसीब नहीं होता बेचारों को, लोगों को जिंदा दरगोर कर रही है रियासत। तो इस तरह का अगर रवैया होगा तो उसके बाद आप मुझे बताएं, किसी का टैक्स देने को दिल करेगा? टैक्स देना चाहता है पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी देना चाहता है। वो पूछता है आगे से कि रियासत मेरे साथ कर क्या रही है। अच्छा, दूसरी बात आपने अभी कहा कि हम अपनी अय्याशियों खत्म नहीं करेंगे। क्या ये IMF ने हमें बताना है? क्या वर्ल्ड बैंक ने हमें बताना है? क्या हमें खुद नहीं पता कि हमने कितने पाँव और कितनी चादर और कितने पाँव है और कितनी हमने उसको फैलाना है? हमें सारा पता है। आप अपने घर के अंदर तो एक एक बल्ब बंद करते हैं, सरकारी इदारों को आप तबाह बर्बाद कर देते हैं। अभी आप यूटिलिटी स्टोर की बात करें, यूटिलिटी स्टोर को मुलाजमों से किसने भरा है? ये पॉलिटिकल दौर के अंदर वहां पे हजारों मुलाजमीन आपने भर दिए हैं, उसके बाद वो अदारा वायबल नहीं रहा। आपने स्टील मिल के साथ क्या किया, आपने PIA के साथ क्या किया। आप जब इस तरह सियासतदान करेंगे तो उसके बाद नतीजा यही निकलेगा। आप बिजली के यूनिट्स वापस लेने का जो फार्मूला बना है, उसमें उन्होंने कहा कि ग्रेड 17 के अफसर को 450 मुफ्त यूनिट्स की बजाय 15,858 रुपए मिलेंगे। ग्रेड 18 के अफसर को 600 मुफ्त यूनिट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि 21,996 रुपए उसको मिलेंगे। ग्रेड 19 के अफसर को 880 मुफ्त यूनिट्स की बजाय 37,594 रुपए मिलेंगे। ग्रेड 22 के अफसर को कौमी खजाने से जाएगा ना, 1100 किसी का मुफ्त क्या जा यूनिट्स रहा की है। बजाय 47,000 रुपया मिलेगा। आप मुझे बताएं कि ये भी तो खजाने से जा रहा है ना भाई। Exactly. आप कान इधर से पकड़ लें, इधर से पकड़ लें। सवाल ये है कि उसके बाद आपने, अभी गाड़ियों की बात हो रही थी, आपने सारे DCOs को पंजाब में आपने फॉर्च्यूनर दे दी है, जेल सुप्रीडेंट्स को आपने नई करोला आज दे दी है। सवाल ये कि यहाँ से कुछ तेल निकल आया, यहाँ पे तो लोग रो रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पे हम शाम गरीबा पढ़ रहे हैं, हम नोहा करते हैं, हम गरीबों की बात करते हैं, और उसके बाद आप मुझे बताएं कि इस पसमानदा मुल्क के अंदर हुक्मरानों पे कान पे जूं रिंगती है। ये अनवर भाई बैठे हुए हैं, इन्हें पूछे कि जेल सुप्रीडेंट से तो महीने का 2 करोड़ स्टेट को लेना चाहिए, जितने पैसे वो कमाते हैं आप उनको नई गाड़ियां दे रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल है, ठीक। अगर आपके रवैये ठीक नहीं सवाल होंगे बनता है ये। तो आपकी मैं बिल्कुल अनवर साहब से पूछना चाहती हूँ, लेकिन एक डिफरेंट सवाल है क्योंकि वक्त कम है, तो हमारा एक टॉपिक अभी पेंडिंग है। अनवर साहब ये भी बताएं, जो जुल्फिकार साहब पूछ रहे हैं कि ये तो सुपरिटेंडेंट से पैसे लेने चाहिए, उल्टा देने आप के बजाय। जवाब दें। लाइटर नोट पे डॉक्टर साहब ने बताया ना कि जी कितना बंदा कर्जदार है।
ये पुरानी बात है, नेशन में एक रिपोर्टर होते हैं, नाम याद कर रहा हूँ, भूल गए। डॉक्टर साहब वो 23,000 जब हुआ ना तो उसने जाके स्टेट बैंक में 23,000 रुपए जमा कराया। उन्होंने कहा किस बात का? कहता मैं अपने जिम्मे एक पैसा नहीं रखना चाहता, मेरे जिम्मे का 23,000 वापस दे क्या है वो। सलमा भी देना चाह रही 2,70,000। नहीं, मैंने तो मजाक किया था, मेरी तो 2,70,000। जिस तरह राहत साहब डरते हैं ना बैंक में से पैसे उन्होंने फौरन, तो इसलिए मैं भी डर रहा हूँ कि अगर 2,70,000 मुझे भी देने पड़े तो काफी बन जाएंगे। अच्छा चलिए लाहौर की बात कर लेते हैं अनवर साहब, वक्त कम है। लाहौर में आप अनाउंस करें, जी आज अनाउंस करें। सलमा आप कहेंगे मैं इस मकरूज मुल्क में इस तरह नहीं रहना चाहती, मैं अपनी तनख्वाह आज दे रही हूँ खजाने को। अगर मैंने तनख्वाह डोनेट कर दी, मेरा गुजारा कैसे होगा जुल्फिकार साहब? मैं ऐसा जज्बाती स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं दूंगी। एक जुमला यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर, बड़ी उम्दा सी फिगर्स हैं। 35 अरब रुपया मुख्तस किया हमने बजट में यूटिलिटी स्टोर की सपोर्ट के लिए, सब्सिडी के लिए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आती है, वो कहती है कि 14 अरब रुपए की रेगुलरिटीज है, यानी कि जितना पैसा हम एलोकेट करते हैं उसमें से आधा तो बोलो खा जाते हैं। अच्छा अनवर साहब, लाहौर में फैसला हुआ है स्मोक की वजह से कि हर बुध के दिन 2 महीने के लिए पूरा लाहौर बंद रहेगा, स्कूल कॉलेज मार्केट सब कुछ। दिहाड़ीदार तबका क्या करेगा अगर लाहौर बंद रहेगा? तो ये फैसला उन्होंने स्मोक की वजह से किया, लेकिन वाकई ये बात आपकी दुरुस्त है कि वो जो गरीब लोग जो रोजाना की बुनियाद पर पैसे घर लेके जाते थे, जहाँ से उन्होंने दूध घी आटा खरीदना था, उनका क्या बनेगा? ये गवर्नमेंट को इसके बारे में भी सोचना चाहिए था और उस पर भी उन्हें कोई डिसीजन लेना चाहिए था। और दूसरी बात ये बिल्कुल जुल्फिकार राहत साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो आला उहदों पर बैठे हैं, जो पोलिटिसाइज हुए हैं, जैसे सुपरिटेंडेंट जेल की बात की है, वाकई हकीकी मायनों में वो वहां पर बैठकर जितने पैसे वो कमाते हैं, हम एनी शायद हैं एज ए रिपोर्टर हम काम करते रहे और देखते रहे। तो आप ये इस तरह एक्सपोज क्यों नहीं करते? नहीं, आपका क्या, आपकी हुकूमत को नहीं पता, सबको प्राइम मिनिस्टर को पता है, सीएम को पता है, आईजी खाना जान को पता है, किसको नहीं पता? देखिए ना, वो सिस्टम ऐसा ना, वो दुनिया ही अलग है। उस पर भी हम एक प्रोग्राम भी कर सकते हैं, वो दुनिया है जेल की। खैर हमें उसको डिस्कस करना है तो एक ज़मीन बात हमने कर ली लाहौर की बात। देखिए ऐसे डिसीजन जिससे आम आदमी पर फर्क पड़े, हुकूमत को करने से पहले सोचना चाहिए। स्मोक के मामले पर तो आप हादसात रोक लेंगे, बाकी से ये जो माशी हादसात होंगे, जो गरीब लोग रोजाना की बुनियाद पर दिहाड़ी लेकर घर जाते थे, उनका क्या होगा? सीएम साहब को और जो पंजाब गवर्नमेंट है उनको इस बारे में भी सोचना चाहिए था। ठीक है जुल्फिकार साहब, पंजाब हुकूमत ने ये फैसला क्या सोच के किया है कि एक दिन के लिए 2 महीने तक ये दिन प्रैक्टिस रहेगा? संडे की वैसे छुट्टी होती है, कुछ जगहों पे सैटरडे ऑफ होता है, आपने बुध भी उसमें ऐड कर दिया, तो आम आदमी गुजारा कैसे करेगा? देखिए स्मोक भी उसी तरह का सेगमेंट बन गया सालाना, जिस तरह कच्चे का ऑपरेशन है, जिस तरह सैलाब हर साल आता है, उसी तरह स्मोक भी हर साल का एक परमानेंट सेगमेंट बन गया और हम हर साल इसी तरह के इकदाम करते हैं। इससे रिलेटेड एक बड़ी जरूरी बात है, जैसे शाहिद करीम है, लाहौर हाई जज हैं, उनको सिविल सोसाइटी ने एक पिटीशन की हुई है पोल्यूशन के ऊपर लाहौर में ना, वो हर हफ्ते उस पर हियरिंग करते हैं। उन्होंने रेस्टोरेंट्स का टाइम लाहौर के अंदर जो है ना वो 10 बजे कर दिया हुआ है कि इनसे पोल्यूशन फैल रही है। हालांकि सिचुएशन ये है कि लाहौर में फूड पांडा वालों का बिजनेस तबाह हो गया, यानी दिन के वक्त वो रेस्टोरेंट ठीक होते हैं, पोल्यूशन नहीं फैलाते, रात 10 बजे के बाद फैलाना शुरू कर देते हैं। अच्छा मजदूरों का, जिस तरह अभी कह रहे थे अनवर साहब के, रात को लोग फैक्ट्रियों के लोग हैं मजदूर, वो खाना बेचारे कहाँ खाएंगे, वो लोग जाएंगे कैसे? हजारों मजदूर हैं, वो बेचारे परेशान हैं। लाहौर के अंदर जो स्टील मिल्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, जो खराब गाड़ियां हैं, जो पोल्यूशन है, उनको बंद करने की बजाय ये सारा जोर जो है ना ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के ऊपर और रेस्टोरेंट्स के ऊपर चढ़ा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये जो स्मोक का इशू है लाहौर के अंदर, इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। लाहौर के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जो बंद नहीं हो सकती, फैक्ट्रीज है, फसलों को जलाना इस मौसम में, ये बड़े आम कॉजेज हैं। पोल्यूशन फैला रहे हैं, गाड़ियां हैं, वो मुसलसल पोल्यूशन फैला रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब का भी कमेंट शामिल कर लूं। डॉक्टर साहब, ये भारतीय किसान जो फसलों को, उनकी बाकियात को जलाते हैं, उसका धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, प्लस हमारे मुल्क के अंदर जो होता है, लाहौर में स्मोक तो एक इशू है, क्या यही सोल्यूशन है कि लाहौर बंद कर दें? इस वक्त लाहौर की जो जीडीपी है वो कोई 25 ट्रिलियन सालाना है। 70 अरब रुपए का नुकसान होगा अगर हम एक दिन के लिए बंद करें। 70 अरब रुपए का नुकसान। अब देखिए वजूहात जो हैं वो भी जुल्फिकार साहब ने की, वजूहात 2 बड़ी है, 2-3 आपने छोटी वाली बताई। 2 बड़ी वजूहातें हैं, एक तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है जो सनती आलूदगी आती है, और दूसरी है व्हीकुलर एमिशन जो गाड़ियों का इखराज होता है। ये 2 बड़ी वजूहात हैं। इनको क्लैंप डाउन करने की जरूरत यह है कि इंडस्ट्रियल एमिशन को कम किया जाए, और दूसरा ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए। मोटरसाइकिल वाले जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। अगर आप बसों का सिस्टम बनाएं इस मुल्क में, तो इसके कॉजेज भी 2 हैं और इसके हल भी सामने हैं। इसका हल जो है वो बुध के दिन छुट्टी नहीं है,
ٹھیک ہے. اچھا احتشام صاحب، بچوں کے لیے خاص طور پہ تعلیمی اداروں کے لیے گرمیوں کی سردیوں کی چھٹیاں، پھر اس میں آپ نے اسموک کی چھٹیاں ایڈ کر دی، کبھی کورونا کی، وہ پورا سال چھٹیاں کریں گے، وہ پڑھیں گے کب؟ دیکھیں سلما، ہمیشہ کہا کرتے ہیں نا کہ میتھڈ ٹو دا میڈنس، جو آپ فیصلہ کرتے ہیں کوئی دیکھیں تو صحیح کہ اس کے اثرات کیا ہیں، کیا ورکیبل ہے کہ نہیں. میرا خیال ہے ٹوٹلی یہ ورکیبل نہیں ہے، ان کو ریوزٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہماری اکانومی اب ویسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں پہیہ ہمارا نیچے کی طرف جا رہا ہے، تو اوپر سے آپ یہ کام کر دیں گے. دیکھیں آؤٹ آف دی باکس سچویشن ڈھونڈنا چاہیے. اب وہ ایسٹ پنجاب میں ہوتا ہے، ایسٹ پنجاب میں انہوں نے اس کے سولوشن بھی ڈھونڈے ہوئے ہیں. وہ کس طریقے سے مشن کو روکتے ہیں، کس طریقے سے، کہاں وہ بند نہیں کرتے، ہماری طرح ان کا حساب کتاب ہے. اب سوال اس وقت یہ ہے کہ یہ فیصلے جو اب میں سمجھ رہا ہوں کہ جو نہیں کرنے والے کیئر ٹیکرز کو، ویسے تو مزے کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب ایک عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کام نہیں ہے کہ یہ کام کریں. اب دوسری طرف بات یہ ہوتی ہے کہ دہائیدار کی بات ہو رہی ہے. اوورآل آپ دیکھیں انڈسٹری کا پہیہ رکے گا، پھر اس کے اور بہت سارے مسائل ہوں گے، کوئی اور راستہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ پرماننٹ بنیادوں میں اسموک کا ایشو آ گیا تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں جس کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں اس طرف جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اور بات کا لب لباب یہ ہے کہ پنجاب حکومت اگر ہمیں سن رہی ہے، بدھ کی چھٹی مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل نکالنے کے لیے آپ کو ان انتظامات کی طرف، ان اقدامات کی طرف آنا چاہیے جو ضروری ہیں، جو ڈائریکٹلی شہریوں کی زندگیوں کو افیکٹ کریں، چاہے وہ گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں ہو، چاہے وہ انڈسٹریل پولوشن ہو. ان ساری چیزوں کا تدارک کرنے کی ضرورت ہے. پبلک اوپینین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.